मानसून एंड क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। गुड मॉर्निंग। हो गई बातें? जितना पढ़ाए थे बन गया उतना दिन का? मैप सब बन गया? आज आपका जलवायु वगैरह लास्ट क्लास रहेगा, है ना? फिर जलवायु वाला अपना कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसका जितने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उसको वन लाइनर फॉर्म में लिखवाऊंगा। उसको वैसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जो लिखवाऊंगा वही सब आप पढ़ चुके हैं आप, है ना? तो इस तरीके से बनाएंगे। तो अभी हम लोग इसमें दो चीजें आज देखना बच्चा, हमारे छत्तीसगढ़ के मानसूनल हिस्से में हम दो चीज देखेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन में। एक हम देखेंगे, देखिए पूरे तापमान में पूरा जितना हम पढ़े हैं मानसून, आप पूरा गौर किए कि पूरा खेल किसका था? सूर्यदेव का। किसका खेल था? ना वो जमीन को गर्म करते ना वो पानी को गर्म करते। ना जमीन गर्म होता तो लो प्रेशर जोन बनता, ना पानी गर्म होकर के हाई प्रेशर जोन बनता, ना पानी गर्म होता तो भाप बनती, ना भाप से बादल बनता। तो सूर्य से चालू, इसका मतलब सूर्य क्या देते हैं हमको? ताप, हीट। तो एक हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में ताप कैसा रहता है वर्ष भर। वर्ष भर छत्तीसगढ़ के किस स्थान में तापमान कैसा रहता है, टेम्परेचर कैसा रहता है। क्लियर हुई बात? तो एक हम छत्तीसगढ़ के ओवरऑल एरिया में हम टेम्परेचर ग्रेडियंट को देखेंगे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। अरे भैया तीन प्रकार का ऋतु होता है आपका, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। तो भैया टेम्परेचर ग्रेडियंट देख लेंगे ग्रीष्म ऋतु के अनुसार, यह साल भर कैसा हमारे यहाँ टेम्परेचर रहता है। फिर हम देख लेंगे अपना भैया क्या वर्षा की कौन कौन से स्थान कैसे वर्षा होती है, हम वो भी पढ़ चुके हैं अपने उस हिसाब से, है ना? और लास्ट हम देख लेंगे क्या कि भाई शीत ऋतु में भैया यहाँ के किस स्थान में बहुत ठंडा रहती है, बहुत गर्मी रहती है। क्लियर हो गई बात? यस। उसी हिसाब से हम इन तीन ऋतुओं के अनुसार पढ़ना हम लोग चालू करेंगे अपने अपने इन्वायरमेंट को। समर आपका रेनी, या भाई आपका हो गया विंटर। ठीक हो गई बात? विंटर को तो लिख देते हैं भैया क्या, शीत ऋतु। शीत ऋतु। तो हम अपने छत्तीसगढ़ में आज ऋतुओं का स्थिति देख लेंगे कि ऋतु कैसे रहती है। और ये हो गया वर्षा ऋतु, रेनी सीजन और समर सीजन। क्लियर हो गई बात? इन तीन सीजन को हमें देखना है, जिसमें से दो सीजन के लिए आप लोग बहुत अच्छे से चलिए डायग्राम बनाना चालू कीजिए। पहले समर वेकेशन के लिए, इसके लिए बताएंगे भैया हमारे समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ कहाँ जाएंगे। देखिए छुट्टी मनाने छत्तीसगढ़ के में, तो फटाक से आप लोग छत्तीसगढ़ का मैप बनाइए एक बार। तो ये छत्तीसगढ़ हमारा। तो हम छत्तीसगढ़ को अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, किस हिसाब से भैया? टेम्परेचर के अनुसार, तापमान के अनुसार चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइडेड छत्तीसगढ़ इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और हीट। टेम्परेचर ठीक नहीं रहेगा तो बोलेंगे भैया हीट, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गई बात ना? तापमान के अनुसार छत्तीसगढ़ को प्रमुखतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक होगी बात? वो 4 भाग मैप में हम बना लेंगे, तो उसमें मैं अलग से भी नहीं बोलूंगा कि ये जिला आ रहा है, इसमें ये जिला आ रहा है। जिला प्रैक्टिस कर चुके हैं, 33 जिला कहाँ पे आता है। तो जिस एरिया से गुजरेगा, मतलब वहां पर अगर लिख दिया में हाई टेम्परेचर है, तो उस पूरे एरिया में क्या रहेगा? हाई टेम्परेचर है। उसमें जो जो जिले हैं वो सब क्या रहेगा? हाई टेम्परेचर। क्लियर हो गई बात? तो इस चक्कर में हमको एक एक जिला नहीं रटना पड़ेगा, है ना? आइए, तो 4 पार्ट में जिसको डिवाइड करता है, इसमें वही लिखेंगे। सर सबसे पहले है उच्च, बोले तो हाई टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर प्रोन एरिया। दूसरा है आपका भैया मध्यम या मीडियम टेम्परेचर और हीट प्रोन एरिया। द थर्ड वन इज निम्न और लो टेम्परेचर एरिया। और फोर्थ वन इज निम्नतम 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 या लोएस्ट। ठीक हो गई बात? इन 4 हिस्से में हम डिवाइड करते हैं अपने छत्तीसगढ़ को, है ना, हीट ग्रेडियंट के आधार पर। ठीक। अब इसको जब 4 हिस्सा हमारा हो गया, तो इसके सब देखिए यहाँ पर डायग्राम में कि पूरे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा एरिया आपका किस तरीके से भैया आपको पड़ता है। तो ये याद कीजिए, हम लोग 4 प्राकृतिक प्रदेश में छत्तीसगढ़ को बांटे हुए थे ना। क्या था 4 प्राकृतिक प्रदेश? पूर्वी बघेलखंड का पठार था, ऐसा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये कौन था आपका? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ये कौन था आपका भैया? कौन था ये? और ये कौन था? छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक होगी बात? तो आपको भैया नेचर ने हमारे छत्तीसगढ़ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है,
पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, हमारा महानदी बेसिन या महानदी सिस्टम है छत्तीसगढ़ का मैदान, और हो गया दंडकारण्य बस्तर एरिया। क्लियर हो गई बात? ये 4 एरिया में बांटा है। इसमें जब आप टेम्परेचर एरिया इसको ऐसे नॉर्मल बना लेंगे, इसके ऊपर और इसके हम ओवरलैप करके अब बनाएंगे अब हम लोग अपना टेम्परेचर प्रोन एरिया। ठीक हो गई बातें? तो ध्यान रखेंगे पूरे हिस्से को इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इसको, पूरा ये एरिया, ठीक है, पूरा ये एरिया, पूरा ये एरिया जो लाइन दिख रही है आपको, तो बस इस लाइन के ऊपर इसमें यहां से लेकर के ऐसा एक लाइन खींचे हम लोग, और ऐसा हम लोग एक लाइन खींचे। तो बनाइए, पहले से बनाइए। तो अब अगर मैं वही काम करता हूँ, अब इसको मिटाता हूँ पुराने प्राकृतिक विभाजन को, क्योंकि सुपर का एरिया हमने ले रहे हैं ना। चलिए, तब छत्तीसगढ़ का एरिया ऐसे हो गया। आइए देखने चालू करते हैं। अब बहुत ध्यान समझिए कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तापमान किस एरिया में रहता है, सबसे ज्यादा हीटेड एरिया कौन है? तो दो विवादित जगह है, दो विवादित जगह इस तरह की आप देखेंगे सर, उसी के आसपास एकदम हीटेड एरिया भी है और उसी के पास एकदम सबसे लोएस्ट एरिया भी है। सबसे गर्म स्थान और सबसे लोएस्ट एरिया, सबसे हाईएस्ट एरिया वाला जो टेम्परेचर वाला है वो एरिया एकदम अगल बगल में है। कैसे? आइए देखिए, ये जो आपको रायगढ़ वाला हिस्सा दिख रहा है, रायगढ़ से जांजगीर चांपा कोरबा वाला हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा जो बेल्ट है ये पूरा है वाला, ठीक है बात ना, हाईएस्ट टेम्परेचर एरिया है। बना लीजिए शेड करके, नहीं नहीं पूरा नहीं, ये पूरा जो ये अलग से शेड किए हुए है ये। रायगढ़ कोरबा का पूर्वी एरिया, जांजगीर चांपा, ठीक है। उसको ऐसे करके लाना तो ऐसे करके ऐसे और ला सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, जांजगीर चांपा समझाना हो तो ये एरिया मतलब इसके आसपास का टेम्परेचर, ठीक। जिसमें जांजगीर चांपा ले लो, रायगढ़ ले लो, कोरबा ले लो, ये वाला बेल्ट हो गया। ठीक हो गई बातें? तो हाँ सर, हमारा हाई टेम्परेचर एरिया हम छत्तीसगढ़ में अपना देख लिए। ठीक हो गई बातें? हाई, और हमको क्या देखना भैया आपका? मीडियम। तो मीडियम में कुछ नहीं लिखना है, सीधा भैया जब पूर्वी बुंदेलखंड है पूरा मीडियम में आता है, मीडियम में आता है। बस्तर वाला मीडियम में आता है, एकदम उत्तर वाला मीडियम टेम्परेचर एरिया है, और एकदम उत्तर वाला नॉर्थ वाला और साउथ वाला क्या है? मीडियम टेम्परेचर एरिया है। मध्यम यहाँ पे तापमान रहता है वर्ष भर, क्योंकि भाई पहाड़ी एरिया, जंगली एरिया है, तो यहाँ बहुत ज्यादा ना गर्मी पड़ती है ना बहुत ज्यादा भाई यहाँ पे ठंडी पड़ती है, मतलब उस तरीके से एकदम एवरेज बना रहता है। ठीक है, हो गया? तो आपका हाई कंप्लीट, मीडियम भी कंप्लीट। तो अब जो महानदी पूरा नदी वाला एरिया है, ये पूरा जो इतना हमारा बनता है पूरा महानदी मैदान वाला एरिया, ये आपका आ जाता है भैया तीसरा निम्न एरिया में, लो टेम्परेचर वाले में आ जाता है, लो टेम्परेचर पूरे एरिया में आ जाता है। छत्तीसगढ़ का हमारा महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान, है ना? हो गया बात? और लास्ट में भैया हमारा लो क्या बचता है? लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ है छत्तीसगढ़ में? तो लोवेस्ट टेम्परेचर में ये जो आपका जसपुर एरिया है, ये है लोवेस्ट एरिया। पूरा जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश वाला कौन सा एरिया में आता है? लोवेस्ट एरिया। और ये आपका ऐसा मेन पार्ट तक फैला हुआ है, ठीक है ना? हाँ, तो सर जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश से मेन पार्ट तक का पूरा कैसा एरिया है? लोवेस्ट टेम्परेचर एरिया है। क्लियर हो गई बात ना? तो एक ओवरऑल व्यू हमको समझ में आ गया कि छत्तीसगढ़ में टेम्परेचर किस एरिया में कैसा होगा, है ना? अगर हम सरगुजा संभाग को पकड़े तो सरगुजा संभाग के पूर्वी हिस्से में जसपुर वसपुर मेन पार्ट वगैरह जो हिस्सा है आपका, यहाँ टेम्परेचर कैसा रहेगा भैया आपका? पूरा ठंडा, सबसे निम्न तापमान वर्ष भर। इधर आपका क्या रहेगा? मीडियम रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ भी नहीं है, उत्तरी जिले में भी। छत्तीसगढ़ मैदान क्या रहेगा? लो रहेगा। मीडियम क्या रहेगा? बस्तर वाले में मीडियम रहेगा। और मगर रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा जो बेल्ट है, यहाँ क्या रहेगा? सबसे हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ कुछ बेसिक्स कारण है। अब नॉर्मल तो आपसे इतना ही पूछेगा, कभी आपसे पूछा नहीं, फिर भी कुछ कारण बता दे रहे हैं सर। यहाँ पर हाई टेम्परेचर और जस्ट इसके ऊपर लोएस्ट टेम्परेचर क्यों हो रहा है? बताइए, क्योंकि प्राकृतिक वजह से कुछ चीज आपको पढ़ाए होंगे, बताइए क्यों? हाँ, क्या चीज? हाँ बोलिए बोलिए, सब अपना अपना बोलिए रीजन। अरे बोलो बोलो, हाँ बोलिए, पहले आप बोलिए। ठीक है, जलवायु प्रवेश के कारण एक कारण हो गया, बढ़िया, वही और बोलिए। कारण तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है, वो भी और बोलिए। तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरता है,
देखो अभी कैसे गलत होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ से गुजरता है, जसपुर में नहीं गुजरता, मगर जसपुर में तो भाई गर्मी होनी चाहिए, उष्णकटिबंधीय है, ठंडी में आ गई ना। इसे सोच के बताओ, ठंडा तो ये होना चाहिए था, ये 4 जिले का उत्तरी हिस्सा, मगर वहां ठंडा क्यों नहीं है? क्योंकि हिमालय उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, इसलिए वैसा हमको दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय भले हम पढ़ते भले हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तर के 4 जिले शीतोष्णकटिबंध में हैं, टेम्परेट जोन में है, मगर उसका असर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो ठंडी हवाएं आती है नॉर्थ पोल से, उसको हिमालय पर्वत पहले ही रोक देता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक से रीजन है। जैसे अब जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, क्या बोलते हैं उसको? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। क्या बोलते हैं उसको? जसपुर ऊपर सामरी, तो जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। पाठ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऊंचा और समतल। कल ही आप पढ़े थे कि जो भी चीज ऊंचा होगा सर, वहां हर 135 मीटर पर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर 1 डिग्री लो, तो तापमान नीम है वहां पर। उसी तुलना में जो अगर आप ये रायगढ़ के हिस्से को देखते हैं, कोरबा जानते हो, मैदानी एरिया पड़ जाता है। दूसरा ये पूरा इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया पड़ जाता है ना, पॉपुलेटेड एरिया पड़ जाता है। क्लियर हो गई बात ना? तो भाई जब इतना पॉपुलेशन होगा, इतना जनसंख्या होगी, इतने ज्यादा इंडस्ट्रीज होगा, तो उससे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू। यस, और पूरे इंडस्ट्री आप देख लीजिए, रायगढ़ हब है इंडस्ट्री का, कोरबा हब है इंडस्ट्री का, है ना, इसलिए यहाँ पे आपको गर्मी ज्यादा दिखाई देती है। ठीक हो गई बात? कौन सा वाला? ये वाला यहीं पे कैसे आ रहा बोल रहे हैं, और इधर क्यों नहीं आ रहा बोल रहे हो? यहीं पर बस क्यों, यहाँ पे क्यों आ रहा बस बोलो, इतनी जगह में ना। ये देखो होता क्या है ना पूर्णिमा, इसके पीछे क्या है, इससे बेसिक फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और मेजरली आप पढ़ेंगे कि टेम्परेचर एनालिसिस क्या हम क्या पढ़ेंगे कि हम एनालिसिस करते हैं कि साल भर या वो 35 साल तक किस तरह की जलवायु रहा। जब जलवायु देखा गया तो इसी एरिया में आपको सबसे ज्यादा दिखाई दिया। पहले तो नॉर्मल चीज रीजन हो गया, मगर सर रीजन क्या है इसके पीछे कि हमको ऐसा ही क्यों मिल रहा है? तो मेन रीजन है कि जितने इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज डेंसिटी है ना, इंडस्ट्रीज घनत्व, तो इंडस्ट्रीज घनत्व अगर आप देखोगे, तो ये जो आपका रायगढ़ कोरबा वाला एरिया है, यहाँ जितने इंडस्ट्री से कम एरिया के अंदर उतने इंडस्ट्रीज पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं देखने मिलेंगे आपको। सुनवा गया बात? जैसे अब रायगढ़ लेंगे अकेले, तो आज से 10 साल पहले केवल रायगढ़ जिले के अंदर छोटे बड़े इंडस्ट्री में 360 फैक्ट्री थी। ठीक होगी बात? दूसरा ये तो कि इंडस्ट्रियल एरिया, दूसरा पॉपुलेशन एरिया, तीसरा है प्राकृतिक एरिया, कि यहाँ जितना देखेंगे पूरा यहाँ पर माइनिंग वगैरह पूरा काम यही पे होता है। कोरबा के बेल्ट में पूरा माइनिंग होता है, यहाँ पूरा माइनिंग होता है, तो यहाँ इस तरह का आप देखेंगे पूरा पठारी स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर है? पठारी। और पठार मतलब पत्थर है, और पत्थर कैसा होता है? गर्म। जबकि इधर का एरिया कैसा है? मैदान। और तो बताइए मिट्टी और पत्थर में ज्यादा गर्म कौन होगा? पत्थर, इसलिए वहां गर्मी है ज्यादा। ठीक हो गई बात ना? क्योंकि यहाँ से जितना पर्वत समूह पड़ते हैं, छुरी, गोरलापिंडम, मरवाही का भैया पठार, छुरी पठार, उदयपुर पठार, तो पूरा पठारी एरिया है कि नहीं है पूरा ये? यस। जबकि ये क्या है आपका मैदानी एरिया, तो मैदान ठंडा रहेगा। क्लियर हो गई बातें? यस। क्योंकि हम वाटर बॉडी ज्यादा है ना, और यहाँ पे पठारी एरिया ज्यादा है, तो पत्थर जल्दी गर्म होता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, है ना। इन्हीं से फैक्टर को आपको जब अगर पूछ ले कभी, तो लिखना है इन सब चीजों को। ठीक है, तो फिर प्राकृतिक विभाजन जो आप पढ़े हो उसी में सब आंसर है। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन वाला एरिया, इंडस्ट्री वाला। पॉपुलेशन ज्यादा तो भैया तो उतने ज्यादा व्हीकल्स वगैरह हैं, वो एक फैक्टर हो गया। फिर आपको भी यहाँ का स्ट्रक्चर, नेचुरल स्ट्रक्चर कैसा है? पठारी है, पहाड़ी है, तो पत्थर इसलिए ज्यादा गर्म हो रहा है। तो सर अब क्वेश्चन आता है, सर ये भी पठारी है, ये पहाड़ी है, और ये पहाड़ी ये गर्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ पर इसकी तुलना में वन ज्यादा है, फॉरेस्ट ज्यादा है। क्लियर हो गई बात ना? यस। इंडस्ट्री यहाँ भी कम, इंडस्ट्री यहाँ भी कम है। समझ में आया बात कि क्यों ये दोनों एक जैसे क्यों हुए, है ना? जबकि प्राकृतिक स्ट्रक्चर तो इसके जैसा ही है, पूरा पहाड़ी पहाड़ी, ये पूरा पहाड़ी पहाड़ी, ये पहाड़ी पहाड़ी, तो सर यहाँ पे तो होना चाहिए था एक जैसा टेम्परेचर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जैसे वन है फॉरेस्ट, वैसे यहाँ पे नहीं है। हो गई बात ना? यहाँ जितनी इंडस्ट्रीज है वैसे इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। तो सब क्वेश्चन जो आप नॉर्मली एब्जॉर्व करेंगे छत्तीसगढ़ को, वहीं से निकलेगा। ठीक हो गया? तो क्या टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ लिया आप लोग? यस, टेम्परेचर वाला हमारा हो गया भैया क्लियर। चलिए अगला जाइए भैया हमारे रेनी सीजन वर्षा ऋतु वाले में। चलिए डायग्राम बनाइए अब छत्तीसगढ़ में एक। ये डायग्राम थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, समझ समझ के बनाना। ठीक है, जैसे बताऊंगा वैसे समझते हुए बनाना, तो फिर बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों से डायग्राम बनता ही नहीं, और किसी को तो पता भी नहीं छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ होता है करके। बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, उनको पता भी नहीं छत्तीसगढ़ में ऐसा भी कुछ चीज है करके। बन गया छत्तीसगढ़। अब हम लोग देखेंगे भाई अपने यहाँ वर्षा का वितरण। ठीक है, वर्षा का वितरण या रेन डिस्ट्रीब्यूशन, रेन डिस्ट्रीब्यूशन
बताते हैं, दिखता नहीं अच्छे से। तो रेन डिस्ट्रीब्यूशन, जितना पढ़े हो देखना, उसी से पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा ना यहाँ भी। वर्षा तो ध्यान रख के चलना, वर्षा का वितरण। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ के पूरे एरिया को हम एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि किस एरिया में कितनी वर्षा होती है, किस कौन बहुत हाईएस्ट एरिया जोन में आते हैं, सब हम लोग एक बार ओवरऑल मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जब भी आप लोग का मेंस का आंसर लिखिएगा, वहाँ पूछ लेगा भाई छत्तीसगढ़ में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को समझाइए, वर्षा के आगमन को समझाइए, वर्षा के वितरण को समझाइए, तो इस डायग्राम को आप लोग उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, है ना। आइए बताइए, सबसे पहले भाई मानसून आगमन हो रहा था, तो मानसून किस एरिया में टकरा रहा था, एक ठो जसपुर एरिया में। और एक ठो आप देखे थे कि इसको हम क्या बोलते हैं, नारायणपुर क्या बोलते हैं, चेरापूंजी, क्या बोलते हैं, चेरापूंजी। तो सर दो जगह तो भरपूर वर्षा होती है, एक हो गया सर इस वाले बेल्ट में, और एक हो गई सर आपकी इस वाले बेल्ट में। हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। यस। तो भैया लीजिए, छत्तीसगढ़ में ये एक बेल्ट हो गया और ये एक बेल्ट हो गया, और साथ में जब आपकी यहाँ से मानसून प्रवेश की थी भारत में, विंध्यन था ऐसे करके, फिर सतपुड़ा था, याद है, तो यहाँ से मानसूनी हवाएं प्रवेश की थी। तो यहाँ से मानसूनी हवाएं प्रवेश करेंगी तो बस्तर में टकरा रही है, इसलिए चेरापूंजी बन गया। यहाँ से मानसूनी हवाएं प्रवेश करेंगी, क्लियर हो गई बात ना। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पूरा पर्वत स्ट्रक्चर करके निकल जाएंगे छत्तीसगढ़ के ऊपर से, क्लियर हो गई बात। तो इधर समझ में आ गया। इधर हम देखिए बंगाल खाड़ी से आया था, तो सबसे इससे टकराया था। तो वाटर कहाँ कहाँ आके टकरा रहा है सर, ये वाला जो है सतपुड़ा के नीचे वाला, या किससे टकरा गया, बस्तर एरिया से। तो लीजिए बस्तर पूरा भैया जो एरिया है आपका 1500 मिलीमीटर प्लस वर्षा होती है। ठीक हो गई बात। सर यहाँ आपको टकराता है जसपुर वाले पूरा हिस्सा, जसपुर ये हो गया, जसपुर और ये हो गया रायगढ़ का उत्तरी हिस्सा, है ना, जसपुर और रायगढ़ का उत्तरी हिस्सा। तो जसपुर एंड रायगढ़, जसपुर एंड रायगढ़ का उत्तरी एरिया, रायगढ़ इधर भी है, रायगढ़ का नॉर्दर्न एरिया क्या हो गया, ये पूरा एरिया भी हो गया 1500 मिलीमीटर से प्लस वर्षा। हो गई बात। सर यहां से जो हवाएं निकल रही हैं, मानसून की जो हवाएं निकल रही हैं, सर यहां पर आपको कौन सी चोटी पड़ते हैं, सबसे बताइए, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। सर यहां हम पढ़ते हैं कौन सी चोटी, सबसे यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है बताइए, पूर्वी बघेलखंड के पठार की। हाँ, पूर्वी बघेलखंड के पठार की देवगढ़, क्यों नहीं है देवगढ़। तो जो देवगढ़ एरिया है, देवगढ़ एरिया पूरा, ये देवगढ़, ये भी पूरा 1500 mm से प्लस वाला एरिया है। क्लियर हो गई बात ना, देवगढ़ एरिया। क्योंकि देवगढ़ की पहाड़ी है, चोटी है, तो आने वाले बादल को रोक लेता है और वर्षा करवा लेता है। ठीक हो गई बात ना। यस, सुन आ गया। तो मैं पहले कारण बता दिया आपको ना, कि यहां पर कहां से वर्षा है, 1500 mm दिख रहा है आपको, बस तो दोनों तरफ से मिलता है, इधर से मिलता है, ठीक है, इधर से मिलता है, पूरा 1500 एरिया हो गया। जसपुर को इधर से मिलता है बंगाल खाड़ी से, इसको कहां से मिल रहा है, अरब सागर वाली शाखा से, इधर अरब सागर वाली शाखा से। ठीक हो गई बात। तो सर बीच में क्यों नहीं मिली, क्योंकि बीच में तो इसके जो बीच में आ रही है जो मानसून की हवाएं, इसको तो मैकल रोक दिया ना, इसको कौन रोक दिया, मैकल। मैकल फिर यहाँ क्यों नहीं मिली सर, क्योंकि यहाँ पे आपका वो आ जाता है गोरलापिंडम और वही कहा जाता है पूरा पहाड़ी एरिया। तो इस तरीके से हवाएं इसके बगल से ऐसे बहते हुए ऐसे निकल रही है, और यहाँ पे उनको अचानक से एक चोटी मिल जाती है जो इनके रास्ते में आती है, रास्ते में आती है तो वहां वर्षा करा लेती है। कौन है वो, देवगढ़ की चोटी, देवगढ़ पहाड़ी एरिया। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो अब रटना पड़ेगा क्या, नहीं। यस, अब पूछेगा भी कभी आपसे, यहाँ पे बस्तर के पश्चिम एरिया में कौन सी शाखा से, अरब सागर शाखा से। बस्तर दंडकारण्य के आपके पूर्वी एरिया में किससे, बंगाल खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। जसपुर में बंगाल खाड़ी शाखा से, यहाँ आपको देवगढ़ में अरब सागर शाखा से, और इधर से जो हवाएं यहाँ से कम करते हुए जाएंगी वो भी हल्का अपना वर्षा देंगी, तो मिक्स होता है दोनों का। क्लियर हो गई बात ना। यस, ठीक, जो गया मैक्सिमम वर्षा पूर्ण एरिया। क्या दिमाग क्लियरली सेट हो गया। अब देखिए, जब वर्षा है 1500 mm वर्षा, मतलब ज्यादा वर्षा यहाँ पे आगे गिर गई, 1500 mm वर्षा मतलब बहुत अधिक वर्षा होती है, आकर के गिर गई, तो भाई जब आगे बढ़ेगा बादल तो उसमें कम पानी होगा ना, तो आगे जैसे बढ़ेगा तो 1500 के बाद अगला जो एरिया आपको कौन सा बनता हुआ दिखाई देगा, ये पूरा एरिया कौन सा बनता हुआ दिखाई देगा भैया, सर 1400 mm, कितना mm, 1400 mm के आसपास, 1400 mm से 1300 mm के बीच में दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। तो जितना 15 साल उसको टारगेट करके मैप बनाओ, बन गया।
फिर देखो सर यहाँ से जो हवाएं आ रही है यहाँ 1500 गिराएंगी, फिर ऐसे ऊपर उठेंगी, तो यहाँ से भी देख लीजिए, अलग से बना लीजिए ऐसा पूरा। और इधर से यार ये भी ऐसे ऊपर उठेंगे, तो ये हो गया आपका अगला 1400 mm वाला, 1400 mm प्लस वाला एरिया। ठीक है, कांकेर वांकेर जो आपको दिख रहा है पूरा बेल्ट, तो कि जहां 1500 उसके बाद ही 1400 वाला एरिया बनेगा ना, हर 1500 के बाद 1400 वाला एरिया बन रहा है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी इसकी अगर आप पास में दिखेंगे तो इसके बाद यहाँ भी आपको दिखाई देगा भैया 1400 mm प्लस वाला, 1400 से 1300, 1400 से 1300 वाला, 1400 से 1300 वाला। ठीक हो गई बात। अब छत्तीसगढ़ का पूरा जो बीच का मैदानी हिस्सा बच गया, तो यहाँ क्या होगा, इधर से भी कम वर्षा आएगी, इधर से भी कम वर्षा, इधर से भी कम वर्षा, तो यहाँ पे होगा भैया आपका 1300 mm से कम वर्षा, से कम वर्षा। क्लियर हुआ कि नहीं हो गया? तो लिखा है 1300 mm से कम वर्षा कहाँ कहाँ मिलेगी सर, इस पूरे एरिया में आपको क्या मिलेगी, तो 1300 mm से कम वर्षा मिलेगी। क्लियर हो गया ना, इस पूरे एरिया में आपको 1300 mm से कम वर्षा मिलेगी। हो गया? तो क्या छत्तीसगढ़ में पूरे वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया? तो अगर हम बोले कि सर ये कि आपका रायपुर संभाग का एरिया है, इसको कुछ हिस्सा छोड़े तो सर आपका दुर्ग संभाग का हिस्सा, बिलासपुर संभाग का जो हिस्सा है, तो इस हिस्से में आपको नॉर्मल कैसे वर्षा प्राप्ति होती है, मैदानी हिस्से में, छत्तीसगढ़ मैदानी हिस्सा में 1300 mm के आसपास प्राप्त होती है। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो छत्तीसगढ़ की जो औसतन वर्षा है, कि छत्तीसगढ़ में आप ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ के वर्षा को निकाले, एवरेज निकालना हम लोग चालू करें, तो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ रीजन समझाने के पश्चात। रीजन समझ में आ रहा है ना, रटना थोड़ी पड़ रहा है, इतना पढ़ाने के बाद रटना नहीं पड़ना चाहिए। हर एक चीज के पीछे का कारण बता रहे हैं, कारण सहित याद रखना है सब चीज को। तो देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चन बन के आएंगे सामने आपके। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन बन करके आएंगे एग्जाम में। पूछ ले बताइए कि छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया में, छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन एरिया में कितना होता है भाई एवरेज वर्षा, तो 1300 mm के आसपास, है ना? यस। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में 1500 mm के आसपास, दंडकारण्य में 1500 mm के आसपास। क्लियर हो गई बात ना? यस। पूर्वी बघेलखंड के पठार में, उत्तर देवगढ़ को छोड़ के बाकी सब में 1300 से 1400 mm के आसपास। यस। तो आपको एवरेज वर्षा सब जगह समझ में आ गई ना? अलग अलग जिला बोलू क्या वहां पे नहीं। यस, क्लियर हो गया वहीं पे कॉन्सेप्ट हमारा। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर इतना। अब छत्तीसगढ़ का जब हमारा बोलता है, छत्तीसगढ़ बोलते हैं कि एवरेज वर्षा कितनी होती है, तो एवरेज वर्षा का रेंज लिख लीजिए 1300 से 1325 mm के आसपास हमारी एवरेज वर्षा होती है। क्योंकि आप देखिए ना भाई 1500 खत्म हो गया, बाकी सब जगह 1400 1300 1400 1300 और 1300 था। तो लिख लीजिए छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा, एवरेज रेनफॉल इन छत्तीसगढ़ इज 1300 से 1325 mm, 1300 टू 1325 mm। हो गया? इसी को भैया अगर आपको पूछ लेता है उसमें सेंटीमीटर, तो लिखिए एक इज इक्वल टू 129 सेंटीमीटर। mm में बोलेगा तो 1325 mm, सेंटीमीटर पूछेगा तो 129 129 सेंटीमीटर। ठीक हो गया बात? यस, यही एवरेज वर्षा वाला अपना हिस्सा। तो क्या छत्तीसगढ़ पूरा अच्छे से आप लोग समझ गए कि किस एरिया में कैसे क्या चीज है करके, है ना? हाँ। अब लास्ट में ही आपका बचता है यहाँ पर, तो फाइल ही नहीं आ रहा है, लास्ट आपका बचता है ठंड ऋतु वाला, शीत ऋतु वाला। तो हम लोग ये दो पढ़ लिए हैं, पहले इसके जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर आज तक पूछे हैं आपके एग्जाम्स में, उनको आप लोग वन लाइनर तरीके से नोट डाउन करना चालू कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आने दीजिए इनको, आ जाएंगे तो ठीक है। हाँ सर, हम वर्षा ऋतु रेनी सीजन का अपना रेनफॉल भी देख लिया हम लोग अपना। अब अगला क्या, विंटर सीजन को हम लोग को देखना था। तो विंटर सीजन कुछ फैक्ट्स बस हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान क्या है, कौन सा ऐसा है करके, ये सब चीज नॉर्मल वाली बात है। ठीक हो गई बात, उसको हम लोग देख लेते हैं, आइए। क्योंकि शीत ऋतु इसी जो जहाँ गर्मी पड़ रही तो गर्म हो जाए एरिया हो गया, और जहाँ शीत लिखा था भैया वहाँ न्यूनतम तापमान वहाँ शीत ऋतु वाले हो गया, ठंडी वहां पे होगी आपका, है ना? क्लियर हो गई बात ना? जो टेम्परेचर वाला जो बनाए हैं डायग्राम ये वाला, तो छत्तीसगढ़ में ठंडा स्थान कौन सा है, ठंडा एरिया कौन सा पड़ेगा, आपको तो सब पता चल गया। अब इसके हिसाब से गर्म भी पता चल गया और ठंडा भी पता चल गया, है ना? बस हो गया। चलिए अब अपना डाल लीजिए अलग से ब्लॉक आप बना लीजिए, क्या बोलते हैं भैया उसको, ऋतुएं।
छत्तीसगढ़ में ऋतुएं। बताइए भैया, ऋतु को क्या बोलते हैं? सीजन्स बोलते हैं। कैसे इंग्लिश मीडियम वालों, ऐसे नहीं करना है भाई। अरे कौन कौन इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हाथ उठाइए एक बार। अरे पता होना चाहिए। हाँ, एक और थे ना कोई यहाँ पे, इधर कोई उठाया था एक जन। नहीं यही ना, हाँ चलो ठीक है। तो बोलते हैं सीजन्स। तो सीजन्स इन छत्तीसगढ़ या ऑफ छत्तीसगढ़, हो गया इतना। तो ये 3 सीजन आप देखते हैं नॉर्मली, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन, ठीक है। ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु, मॉनसून सीजन, लास्ट कौन आता है? विंटर या शीत ऋतु। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 3 ही सीजन देखे जाते हैं। ठीक हो गई बात ना? ठीक है। हाँ, भारत में देखा जाता है उसका असर, छत्तीसगढ़ में उसका असर नहीं दिखता है। तो भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं देखी जाती हैं, मगर छत्तीसगढ़ में कितनी देखी जाती हैं? 3 ऋतुएं देखी जाती है। नॉर्मली यही 3 है। वसंत बीच का ट्रांसलेशनल जोन एरिया है। ठीक हो गई बातें? तो 3 एरिया भैया पूछा कि भाई कब से कब तक कौन सा आपका सीजन होता है, तो सब में लिख लो। आप लोग क्लियरली आपको लिखवा रहा हूँ, जैसे लिखवाऊंगा वैसे ही याद रखना। लिखो सब में 15 16 15 16 15 16। याद हो गया? हो गया ना? वाह वेरी गुड, होशियार हो तुम लोग। यहाँ लिखो फरवरी। क्या लिखोगे यहाँ पे? बस यहाँ लिखो बस फरवरी। पहले का बस फरवरी याद रखना। अब पूरा निकालेंगे, देखो। अब फरवरी को गिनते हुए 5 महीने गिनो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून, अगर जून तक रहता है गर्मी और जून के आसपास वर्षा आ जाती है, 15 जून के आसपास हमारे छत्तीसगढ़ में। यस। तो फिर जून में आ गया, तो फिर जून को पकड़ो। फिर कौन सा? जून। तो फिर क्या बोलो, फिर 5 गिनो। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। लो फिर से लिख दो अक्टूबर। फिर अक्टूबर पकड़ो, फिर 5 गिनो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। आगे फिर से फरवरी। यस। 16 फरवरी में ये खत्म, 15 फरवरी से ये चालू। ठीक हो गई बात ना? यस। तो हो गया भैया, आपको पता चल गया रेंज कि महीने की किस से किस डेट के बीच, किस से किस महीने के बीच में यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा ऋतु होता है। और गर्मी के बाद ही बरसात क्यों होती है, बरसात के बाद शीत ऋतु क्यों है, तो कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं, बताए हैं ना। तो गर्मी में जब जमीन गर्म होगा तभी तो लो प्रेशर जोन बनेगा, तभी तो वर्षा का आगमन होगा, तब यहाँ वर्षा आएगी। इसलिए हमेशा गर्मी के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु आती है। ठीक है, मानसून सीजन आता है। यस, क्लियर हो गया रेंज? आइए, अब कुछ फैक्ट्स है, उसको मैं लिखवाने से अच्छा है बोलते जा रहा हूँ। 1 लाइनर लिखते जाना। पहले हेडिंग डालो आप लोग भैया, ग्रीष्म ऋतु चालू किए, ग्रीष्म ऋतु चालू करो, लिख लो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, समर सीजन। जो मैं पढ़ाया हूं वही है, ठीक है। चलिए, अच्छा ग्रीष्म ऋतु से पहले डालो, क्योंकि हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ जलवायु पढ़ रहे हैं। तो जितना आप लोग पढ़े हो एक बार देखते हैं, उस जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन सा फैक्टर था, ये आप लोग बताइए। मैं पढ़ा दी हूँ, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, तो बताइए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अपने से लिखो, एक बार कोशिश करो सोच करके। हाँ ठीक है, और जितना भी है, जितना भी, और सोचो, पूरे का सीक्वेंस याद करो। ऊंचाई वाले क्षेत्र बहुत बढ़िया, ये भी एक ठो हिस्सा है। और बोलिए। हाँ हाँ, बोलो कुछ भी बोलो, बोलते जाओ। पेड़ पौधे भी बढ़िया, वेरी गुड। और बोलिए। हाँ, जोर से। समुद्र दूरी, एक नंबर, बहुत अच्छा फैक्टर। और बोलिए, देखिए आप सबको मिलते जा रहे हैं एक ठो। और बोलिए। ऊंचाई इन्होंने बता दिया, दूरी वो बता दिए कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी। ये क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे 4-5 ऑप्शन लिख करके देगा प्री में, पता करने का कि है कि नहीं मॉनसून को प्रभावित करने वाला फैक्टर। तो अब दे देगा लिख करके, तब तो आप बता दोगे, इतना तो अब पढ़ा दिया हूं आपको मैं। मगर नहीं दिया, मेंस में दे दिया, तब कैसे लिखेंगे फैक्टर?
उद्योग नहीं, उद्योग नहीं, प्राकृतिक भौगोलिक चीज को हम पढ़ रहे हैं ना, भूगोल, भूगोल से जुड़ा हुआ चीज। ठीक है, प्रभावित तो करता ही है, जलवायु को उद्योग प्रभावित करता है, माने भूगोल में नहीं आएगा उद्योग, है ना। तो आप जो बोल रहे हो सही आंसर है, मगर उसको यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितने इंडस्ट्रियल ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग से आपको ऋतु प्रभावित होता ही है, तो इनडायरेक्टली आप जो बोल रहे हो भी सही है। बहुत बढ़िया पूर्णिमा, इतना दिन सोच के कुछ तो बढ़िया है, बढ़िया, वेरी गुड। गहरी सोच में डूब के निकाल दिए खोज खोज के। चलिए बहुत बढ़िया, और बताइए। हम्म, कर्क रेखा से दूरी, बहुत बढ़िया। सूर्य विकिरण का दर, कर्क रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, पर्वत पहाड़ यानी कि भू आकृति। और बोलिए, समझ में आ रहा है? देखिए पढ़े सब है आपके, सब एक निकल रहे हैं सबके अंदर से, तो सब अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ समझ के रखे अपने दिमाग में। इधर वाले पक्ष क्यों क्यों नहीं बोल रहे हैं, इधर वाले पक्ष से कोई जवाब नहीं आ रहे हैं। तो चलिए लिख लीजिए, फर्स्ट पहले, सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग यहाँ पे, जलवायु या क्लाइमेट, क्लाइमेट। और देखिए आप लोगों ने डिफरेंस बता दी थी, जलवायु, क्लाइमेट और मौसम, और है ना, उसके बीच में आपको बता दिया था अंतर। अब क्लाइमेट में लिख लीजिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या फैक्टर। तो चलिए आप लोग जितना बोले हैं, अब उसको एक कहानी में भी पिरो देता हूं, कहानी पिरोऊंगा, ठीक है। कहानी ध्यान सुनना, तो रटना नहीं पड़ेगा, बोला कुछ रटने लायक चीज नहीं होता इस दुनिया में, नाम वाम ये सब नंबर छोड़ करके नाउन को रटना है, केवल नाउन से रटना है। मेरा हाइट 5 फुट 3 इंच, रटना पड़ेगा। इसके पीछे कारण जरूर है कि जेनेटिक मेरा ऐसा है ना। हाँ, और वो कारण जान के क्या करोगे, जिनसे आप हाइट थोड़ी निकाल लोगे। चलो, तो भैया इसलिए जो नाउन से उसको छोड़ के बाकी सब चीज आप समझ सकते हैं। नाउन इन सेंस नाम, स्थान, प्लेस वगैरह सब जगह। अरे कारक के फैक्टर देखते हैं, प्रभावित करते, तो एक कहानी सुनना छोटा छोटा। सबसे पहले भैया कौन उग रहे थे, सूर्यदेव। सूर्यदेव कहाँ जा रहे थे, समुद्र पे किरण डाल रहे थे, और अपनी रोशनी कहाँ डाल रहे थे, लैंड पर डाल रहे थे। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सूर्यदेव ने भैया, तो सूर्य की किरण, ठीक है, सूर्य किरणों की दर, सूर्य किरणें या बोलते हो सनरेज, ठीक हुई बात। सनरेज प्रभावित करेगा, सनरेज जाएगा भैया और किस पे जाएगा, समुद्र पर। तो समुद्र में भैया जब पानी गर्म होगा, ठीक है, तो पानी गर्म होगा तो क्या बनेगा, वो भाप, भाप बने क्या बोलते हैं हम लोग, वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन का दर, वेपोराइजेशन, TION, वेपोराइजेशन रेट। और भैया जब वो भाप ऊपर जाएगा धीरे धीरे ठंडा, क्या बनेगा फिर से बर्फ, तो उसमें क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रेट, ठीक है। बोले तो वाष्पीकरण और संघनन, वाष्पीकरण और संघनन। पूरा कहानी समझते चलो, सूर्य से पकड़ते हुए चलो, ठीक होगी बात ना। कितना पानी भाप बना, कितना ऊपर जाकर भाई ठंडा होकर के बर्फ का क्रिस्टल्स बना, ठीक हो गई बात ना, ये हो गया। अब बादल बन तो गए समुद्र पे, मगर भाई आएगा क्यों, क्यों जमीन की तरफ क्यों आएगा, जमीन की तरफ क्यों आएगा, समुद्र जब बनते जा रहा है तो लो टेम्परेचर। तो भाई लीजिए यहाँ पे रहेगा आपका हाई प्रेशर एरिया, सी में क्या रहेगा, हाई प्रेशर, लैंड में क्या रहेगा, लो प्रेशर एरिया। समुद्र कैसा रहेगा, लो टेम्परेचर, जमीन कैसा रहेगा, हाई टेम्परेचर एरिया। अब ये यहाँ जो एयर है, एयर फ्लो, जब एयर फ्लो होगा, एयर फ्लो होगा, तो ये एयर फ्लो कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो समुद्र से जमीन की ओर, तो एयर फ्लो एक फैक्टर हो गया कि हवाएं बहेंगी तब तो आपके यहाँ बादल लेके आएंगी, तो एयर फ्लो एक फैक्टर हो गया, टेम्परेचर एक फैक्टर हो गया, वायु दाब का एक फैक्टर हो गया। क्लियर हो गई बात ना? यस। अब जब जमीन के अंदर आ रही हैं, जमीन की तरफ आ रही हैं, तो आपको यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, भूस्थलाकृति, भूस्थलाकृति, द स्ट्रक्चर ऑफ लैंड्स। कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर्वत है, कहाँ भाई झरने हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ लैंड्स। क्लियर हो गई बात ना? ये लैंड स्ट्रक्चर, लैंड नेचुरल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं या लैंड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। भूस्थलाकृति, कहाँ पहाड़ है, पर्वत है, इस तरीके से पर्वत रहता है तो गिरा देता है पानी को रोक करके अपने आसपास। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो मेजर मेजर फैक्टर हो गए, कहानी पर समझ में आया कि नहीं आया? फिर भैया दूसरा आपको हो जाएगा, जहाँ पेड़ पौधे होंगे, जंगल होंगे, जहाँ मैदान होगा, तो पेड़ पौधे में भैया ट्रैप होकर पानी गिराएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर भैया कि यहाँ के आसपास की आपकी वनस्पतियाँ कैसी हैं, मिट्टी कैसी है, तो वो सब लिख सकते हैं आप जमीन में।
ना, आपके यहाँ की भैया मिट्टी, सॉइल, फॉरेस्ट वन, ठीक है, ये सब चीजें आपका। ठीक हो गया? ठीक, तो ये सब आपके हैं फैक्टर्स। और सोचो कोई और कुछ फैक्टर छूट रहा है कि अपने सोच सोच कर बताओ। हाँ, आप जो बोले, अब भाई जब समुद्र से जमीन की ओर आ रहा है तो भैया वो कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है? पास में होगा समुद्र से तो ज्यादा पानी गिराएगा, दूर है तो कम पानी गिराएगा, तो समुद्र से दूरी लिख लीजिए भैया, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, और कितनी ऊंचाई पर बादल जा रहे हैं, कौन कितना ऊंचा एरिया है ना, जितना ऊंचा एरिया होगा उतने तो वर्षा प्राप्ति होगी। ठीक होगी बात? तो लीजिए भैया, समुद्र से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई, हाइट फ्रॉम या एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, हो गया? और बोलिए, हो गया ना? तो देखो इतना सारा फैक्टर तो कहानी में पिरो दिए, जैसे आ रहा इमेजिन किया कैसे कैसे पैदा होकर के आते जा रहे, सब चीज हो गया इसमें। दूसरा भैया कि आपका भैया वो अक्षांशीय स्थिति कैसा है आपका, ठीक है, लैटिट्यूड लोकेशन कैसा आपका है ना, तो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति आपकी कैसी है? क्योंकि अक्षांश स्थिति के आधार पर ही तो आप उष्णकटिबंध में आएंगे, चाहे आप किस में आएंगे, ट्रॉपिकल में चाहे टेम्परेट में आएंगे, है ना, और उस हिसाब से डिसाइड होगा। क्योंकि आप शीतोष्ण कटिबंध में है तो आपका जमीन ज्यादा गर्म हो ही नहीं पाएगा, जमीन जब ज्यादा गर्म होगा ही नहीं तो लो प्रेशर जोन उतना स्ट्रांग बनेगा नहीं, जब स्ट्रांग लो प्रेशर जोन बनेगा नहीं तो आपका वर्षा अच्छे से आएगी नहीं, है ना? यस, इसलिए तो विदेशों में भी शीतोष्ण जो एरिया होते हैं, टेम्परेट जोन, वहां बर्फ पूरा छाया हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर वहां ज्यादा है नहीं, तो साल भर बर्फ रहता है, वर्षा कभी कभी देखने मिलती है। और जब वर्षा देखने मिलती है तो आसमान से बर्फ गिरते हैं, बड़े बड़े घर फोड़ फोड़ के अंदर गिर जाते हैं, कार तोड़ तोड़ के अंदर गिर जाते हैं, लोग बर्फ में मर जाते हैं। हमारे यहाँ तो ओला गिरता है तो हम लोग वही खेलने लग जाते हैं, इतना छोटे छोटे गिरता है तो उनके इतना बड़ा बड़ा बर्फ गिरता है घर के ऊपर सीधा फोड़ के अंदर, खत्म आदमी, सोया था पानी गिरा पता चल रहा कभी नसीब से, खत्म बर्फ से। हाँ, विदेशों में ऐसा होता है, क्योंकि वहां पूरा शीतोष्ण कटिबंध है, वायुमंडल पूरा ठंडा है, तो जैसे ही बादल से कभी गलती से पानी गिरना चाहे, बर्फ बर्फ ही गिरता है, तो बर्फ भैया रगड़ा के गर्म ही नहीं हो पाया, ये पूरा ठंडा था, ठंडी हवाएं थी, तो उसको ऐसी बड़ा से बड़ा इतना बड़ा टुकड़ा रहता है, गलाते गलाते इतना बड़ा लाके गिरा देती है, कार फोड़ के अंदर, घर फोड़ के अंदर। विदेशों में ऐसा होता है, इसलिए देखते हैं विदेशों को भी देखेंगे रील्स वगैरह, पूरा कार बर्फ से ढक गया है ना, कई लोगों को देखेंगे वो वीडियो देखेंगे आपकी, जब कभी वर्षा हो रही है वहां पर तो पूरा बर्फ के टुकड़े से पूरा कार छेदा छेदा हो गया है, ऐसा स्थिति रहता है वहां पर। ठीक हो गई बात ना? चलिए, ये हो गया। तो आपकी अक्षांशीय स्थिति कैसी है ना, लैटिट्यूड, लैटिट्यूडिनल लोकेशन, हो गई बात? हम पढ़े थे ना भाई कि भारत किस में आ रहा है, भारत किस में आता है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से किस में आ रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन में, उष्णकटिबंधीय जोन में। यस, उसी से तो हम पढ़े कि उष्णकटिबंधीय जोन में सूर्य की रोशनी अच्छे से मिलती है करके, तो ये हो गया आपका रीजन। तो चलिए अब कुछ रीजन देख लेते हैं, जो बच्चा होगा उसको लिखवा देते हैं, तो सबको कहानी समझेंगे तो हर एक चीज आपका आसान है। देखिए मैं बोलते जा रहा हूँ, मिलाते जाइएगा, ठीक है, कौन सा नहीं है उसको लिख लेना, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार हो गया, विकिरण की मात्रा और तापमान हो गया, सापेक्षिक एवं विशिष्ट आर्द्रता जो आप बोले थे मॉइस्चर, है ना, हो गया, लिख लीजिए मॉइस्चर आर्द्रता लिख लीजिए। आपके जो बादल आ रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा पानी की मात्रा है, हाँ, तो सापेक्षिक आर्द्रता है ना, तो सापेक्षिक आर्द्रता। और इस पर डिपेंड करता है कि जिस आपके यहाँ जो बादल आए तो उसमें पानी कितनी मात्रा थी, और आपके आसपास जो वायु है उसमें कितनी पानी की मात्रा है, दोनों में बहुत अंतर है, तभी पानी नीचे गिरेगा। क्योंकि इसमें पानी कम है, इसका मतलब गर्म है, तभी तो पानी कम है वायु में, तभी तो गिराएगा पानी। इसमें भी अगर पानी भरपूर है मतलब भैया ठंडा मौसम है तो पानी नहीं गिराएगा। तो सापेक्षिक आर्द्रता या मॉइस्चर कंटेंट, संघनन और वाष्पीकरण लिखवा दिए हैं आप लोगों को, कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन। हाँ, जलखंड मान समुद्र से और आपके जमीन पे चलने वाली हवाएं पढ़ा दी आपको, एयर फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से दूरी और समुद्र से ऊंचाई। प्रदेश का भैया जो आपको बताया कि भू आकृति की स्थलाकृति, तो उच्चावच पर्वत पठार वगैरह जो आकृति है,
कर्क रेखा भूमध्य रेखा से दूरी माने अक्षांशीय विस्तार में आ गए कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। वायु दाब, वायु दाब देख लिए हैं प्रेशर वाला। हाँ इसमें एक फैक्टर लिख लीजिए, चक्रवात प्रति चक्रवात, क्या लिख लेंगे, चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। हाँ 30 तुम गिरेगा तो उड़ीसा में बहुत भरपूर पानी गिरेगा, और उड़ीसा को छत्तीसगढ़ है तो यहाँ भी छींटे आएंगी ना, वही छींटे वर्षा के रूप में मिलेंगी। इसलिए देखेंगे जब आपका साइक्लोन आता है भारत के बे ऑफ बंगाल में, तो छत्तीसगढ़ का भी आपका जो ईस्टर्न एरिया है यहाँ पर वर्षा होती है हल्की हल्की, है ना। साइक्लोन वाला एरिया, साइक्लोन कैसे बनता है, कैसे घूमता है, क्या करते हैं, सब इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। हो गया, और ये भी हो गया। पर्वत श्रेणी, पर्वत पठार, मिट्टी, वनस्पति, या बता दी है आपको, वेजिटेशन एंड सॉइल्स। हो गया है, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, इतना काफी है, जिसको ऑप्शन बनाएगा आप लोग बना लेंगे। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर देगा तो कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, जितना सिखाया कॉन्सेप्ट उससे उससे बाहर नहीं आएगा। देखो इतना सारा पुस्तक में लिख करके दिया है, इसमें से एक भी फैक्टर आपको कॉन्सेप्ट से बाहर गया क्या, नहीं जाएगा ही नहीं, अगर आप सोचेंगे तो कुछ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला लिख लीजिए, कुछ कुछ फैक्टर जो है वन लाइनर बन के आते हैं आपके एग्जाम्स में। जलवायु क्लाइमेट से जुड़ा हुआ ही, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़, क्लाइमेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब सोचिए, एक तरफ कोई बच्चा है जिसको इतना सारी चीज रटना पड़ेगा, और एक तरफ आप लोग हैं जो भाई समझ के जा चुके हैं, तो अब ये पूछेगा तो भी आप बना के आ पाएंगे, और इसके अलावा कुछ नया पूछेगा तो भी आप चेक कर पाएंगे कि कॉन्सेप्ट से हाँ भाई ये चीज सही है या नहीं। तो अंतर है ना पेपर में बैठने का अंतर, यही हुआ हॉस्टल वार्डन में। पढ़ के रट के जाने वाले बहुत बच्चे थे, मगर समझने वाले बहुत कम। और अधिकांश बच्चे यही चाहते हैं बस मेरे को खत्म करा दो, बस आप खत्म कराने चक्कर में तो खत्म हो जाओगे, वही हुआ। बहुत सारे विचार विचार रो रहे हैं आज, है ना। 4 महीने से लगे हुए थे, की वैकेंसी था 5 साल के बाद कोई ढंग का, उसमें दिक्कत हो गया। तो चलिए अब इसका वन लाइनर फैक्टर लिखते चलिए, आप लोग बताते चलता हूं मैं, ठीक है, लिखते चलिए। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो पूरा लिखिए जो आपको शुरू में बताया था मैं। हाँ लिखिए पहले, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय यानी कि भैया ट्रॉपिकल, है ना। मानसूनी मतलब यहाँ पे भैया मानसून पर डिपेंडेंट है यहाँ की खेती एग्रीकल्चर, क्लियर हो गई बात ना। तो मानसूनी या मॉनसून, ठीक है। उपमहाद्वीपीय, उपमहाद्वीपीय क्योंकि हमारा चारों तरफ से कैसे लैंडलॉक स्टेट है हमारा, कारण सबके पीछे बता दिया हूं आपको मैं। फिर उप आर्द्र, उप आर्द्र या शुष्क आर्द्र, ड्राई मॉइस्ट, ठीक है। क्योंकि हम ना तो समुद्र तल के एकदम पास है ना एकदम उससे दूर है, तो हमारे यहाँ पे ड्राई सिचुएशन भी है और मॉइस्ट भी है। तो हमारे यहाँ के वायु में एयर कंटेंट भी ठीक है और सूखा सूखा भी ठीक है, तो ड्राई मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है ना। इसलिए देखिए आपको बहुत ज्यादा ना, वैसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको एकदम सूखा सूखा महसूस होता है, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा पसीना आता है आपको, हल्का पसीना भी आता है, हल्का ड्राई स्किन भी रहता है ना हम लोग का स्किन, क्योंकि यहाँ के एयर ही वैसा है, ड्राई मॉइस्ट, ठीक हो गई बात ना। तो ये सब हमारे क्या है क्लाइमेटिक कंडीशन में आ गए, और सबके पीछे कारण पता चल गया, आप सबको बता दिए हैं। और लिख लीजिए भैया दक्षिणी, हाँ दूसरे से लिख लीजिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से 90% वर्षा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब खाड़ी शाखा से 10% वर्षा। ठीक है, कल तो सब चित्र हम बनवा दिए हैं, और लिख लिख कर वन लाइनर फैक्ट के रूप में। औसत वार्षिक वर्षा लिखवाए थे आपको, यहाँ फिर भी लिख लीजिए 1300 से 1325 mm। इक्वल टू करके 129 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 129 सेंटीमीटर, 129 सेंटीमीटर, ठीक है। और कभी आपका ये ना रहे ऑप्शन में तो ले सिर्फ एक रेंज, जैसे रेंज बोला 1300 से 25 mm ले रहे हैं,
कई बार रेंज नहीं देगा, सिंगल एक डाटा देगा mm में, तो लिख लीजिए 1200 mm, लिख लीजिए 1200 mm एवरेज वर्षा में, एवरेज रेनफॉल में 1200 mm। तो रेंज में क्या है 1300 से 1325 mm, सिंगल mm में बोले तो 1200 mm, सेंटीमीटर बोले तो 129 सेंटीमीटर। ठीक, 129 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलिए और देख लेते हैं। हो गया, अब इतना हो गया हमारा। तो अभी हमारे जिसमें हम देख लिए क्या क्या सर, हमारे छत्तीसगढ़ क्लाइमेट में क्या हम देखते हैं सर, यहाँ उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, मानसूनी, उपाद्र, या इसको शुष्क आर्द्र, महाद्वीपीय, इसको महाद्वीपीय भी लिख सकता है या उपमहाद्वीपीय भी लिखता है ना, वो महाद्वीपीय या इसके आगे लगा देगा उप, ठीक है, सब कॉन्टिनेंटल, तो उपमहाद्वीपीय जलवायु, जलवायु ट्रॉपिकल, मानसून। मैं यहाँ पे भैया किसान लोग किस पे डिपेंड रहेंगे, मानसून पे डिपेंड रहेंगे वर्षा पे खेती करने के लिए। ड्राई मॉइस्ट, माने यहाँ की हवा में ड्राई और मॉइस्ट दोनों सिचुएशन है, ना बहुत ज्यादा पानी है ना बहुत कम पानी है। और ये हो गया भाई आपका सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है यहाँ पर। क्या इतना दिन से तो 3 दिन हो गए हम लोग को, इतना एक लाइन का शब्द पढ़ा के निकल जाता, रटवा भी देता, आप एग्जाम बना के आ जाते तो हो जाता खत्म ना। मरते कितने इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझने में कितना दिन लग गया हम लोग को, 2 से ढाई दिन लग गया ना। ये है तो समय देना पड़ता है अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जब पढ़ के कोचिंग खत्म हो जाए तो फिर समय दे देकर एक एक चीज़ को अच्छे से और पढ़ना और समझना, ठीक है ना। चलिए, इसलिए सिलेक्शन लेने से पहले 2-3 साल का समय लगता है। जब 2-3 साल आप प्रॉपर स्टडी को देंगे तब 2-3 साल बाद आपका नौकरी करना चालू होगा। आप प्रॉपर शुरू में समय नहीं देंगे, 2-3 साल बीत गया मगर आप प्रॉपर समय नहीं दिए रहेंगे तो 2-3 साल बाद नौकरी नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए जब इस समय पढ़ रहे हैं तो इस समय पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सीखिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। और रेगुलर होना चाहिए सब चीज़। गैप हुआ, छुट्टी मना रहे हो, शादी ब्याह में जा रहे हो, सोना वोना जादू टोना कर रहे हो तो भैया बर्बाद हो जाओगे, है ना। हाँ, सोना वोना जादू टोना होता है ना, अधिकांश भैया जगह पर यही चल रहा है। मेरे बाबू ने ताना ताया, मेरे बाबू ने पानी पिया, ये सब चलता है ना अपने यहाँ। हाँ, तो ताना ताया पानी पिया में फिर जीवन भर ना ताना तिलाने लायक ले दो ना पानी पीने लायक ले दो, सिर्फ लात खाओगे लात, है ना। चीजें सब अच्छी हैं मगर उनके साथ अच्छी है जिनके पार्टनर समझने वाले हो, ठीक है। इसलिए अपने लेवल का पार्टनर कभी भी होना चाहिए भाई, जिसको खुद उस फील्ड में इंटरेस्ट है या जो उस फील्ड में सपोर्टिव है। अब एक आईएएस बने, वो बोल दिए भैया कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे बहुत सहयोग किया। वो सहयोग क्या था कि वो फोन नहीं करती थी, कॉल नहीं करती थी, मिलने के लिए नहीं बोलती थी, ये सहयोग था। ये नहीं कि अगर उसको पढ़ा रही है लिखा रही चल घूम के आएंगे फिर के आएंगे, कुछ नहीं, कुछ मत कर, ये सहयोग है। और फिर भी साथ में रहे, है ना। तो बोल दिया तो लोगों के अंदर गलत वो मैसेज चला गया कि देख गर्लफ्रेंड होते तो सिलेक्शन होते। इस चक्कर में बेचारा हमारा मंगरू, बिहार का एक मंगरू लड़का बेचारा फंस गया। वो बोला कि जिसका दिल टूटता है ना भाई वही भैया आईएएस बनता है, क्योंकि एक गाना फेमस हो गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरे इंतकाम देखेगी, राजकुमार आईएएस बन गया। तो बेचारा मंगरुआ बेचारा दिल्ली गया यूपीएससी कोचिंग करने, और वहां एक गर्लफ्रेंड दिल लगाया, उसको धोखा दिया, सोचा दिल टूटेगा मैं आईएएस बनूंगा। तो उस लड़की को सच्चा प्यार हो गया, बोला अरे आईएएस नहीं बन पाऊंगा ऐसे में। फिर दूसरी लड़की के पास गया, उसको भी उससे सच्चा प्यार हो गया। तीसरी लड़की के पास गया, उसको भी सच्चा प्यार हो गया। तो मंगरुआ कैसे करके 4 तो बीवी हो गई और आज बेचारा बर्बाद हो गया, आज सड़क किनारे मूंगफली बेचता है बेचारा, ठीक है। तो ऐसे मैसेजेस से दूर रहना है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, रेगुलरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। आप रेगुलर रहिए और केवल 3 चीज कीजिए, रेगुलर क्लास, रेगुलर रिवीजन, रेगुलर ऑब्जेक्टिव सॉल्व। अब मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, इसका अगर आप ऑब्जेक्टिव हर जगह सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका, क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे, आप पता नहीं कि क्वेश्चन कैसे आता है। ये 3 चीज रेगुलर होना चाहिए, उसके अलावा और कोई सक्सेस मंत्र नहीं है। रेगुलर क्लास, क्लास में जो पढ़े उसको जाकर रेगुलर घर में रिवीजन, और उसी को जाकर रेगुलर ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। बस आप 2 साल आराम से करते रहो, कोई जितना सब्जेक्ट क्लास में चल रहा है उतने का करो, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। देयर इज नो एक्स्ट्रा एफर्ट नीडेड, ठीक हो गई बात ना। तो आपको यहीं पे हो जाता है खत्म, सक्सेस इतने ही मंत्र में आपका होता है इंक्लूड।
सक्सेस के लिए बस इतना ही चाहिए, रेगुलरिटी। मगर हमारे यहाँ क्या चलते हैं, रक्षाबंधन का छुट्टी शनिवार को है, रविवार को है, तो सोमवार को एक दिन एक्स्ट्रा मार लेते हैं, तो उस दिन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब भाई आप में 2 लोग भी आते तो मैं तो पूरा पढ़ा के निकल जाता ना, तो इसमें टीचर को गलती है नहीं, टीचर तो भी सब चीज छोड़ छाड़ के यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग गेप करोगे तो आप लोग भाई हमेशा पीछे रहोगे, एग्जाम वही क्वेश्चन। ये देखिए नसीब हमेशा से खराब होता है, जो क्लास आप नहीं घेरोगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम दिखेगा आपको, ये बता दे रहा हूँ आपको मैं आज ही, आपको देखिए महसूस होगा। आप 10 क्लास गेप करो, उसी 10 क्लास का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं पढ़ी नहीं थी यार, तुम गया नहीं था यार, इसको तुमने देखा ही नहीं था यार, सुना ही नहीं था इसके बारे में, आपको ऐसे लगेगा। और तो फिर जो बेवकूफ़ बच्चे होते हैं क्या बोलते हैं, मेरे को टीचर पढ़ाया नहीं यार, टीचर तो पढ़ा दिया, तो उस दिन आकर के आपको रहना पड़ेगा ना यहाँ पे।